तमाम कोशिशों के बावजूद भी छत्तीसगढ़ शिक्षा पर खरा नहीं। इसकी एक और बानगी 10वीं बोर्ड के नतीजों में देखने को मिली। अरबों खर्च करने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के हाई स्कूल के नतीजों ने निराश ही किया। हालात ये हैं कि करीब 45% बच्चे फेल हो गए हैं। शहरों में हालात मुफीद नहीं है। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं से महरूम नक्सल प्रभावित इलाकों की बात तो छोड़ ही दीजिए। जनता मांगे जवाब में आज शिक्षा में सेकेंड डिवीजन पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में 10वीं के नतीजों ने किया निराश, 45% छात्र फेल। जनता मांगे जवाब में आज शिक्षा के सेकेंड डिवीजन। रीवा में लगेगा विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। शिवराज कैबिनेट का अहम फैसला, 10 प्रस्तावों को मिली हरी झंडी। नेपाल में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों की वापसी की कोशिशें तेज। एडीजी आलोक पटेरिया ने काठमांडू में संभाला मोर्चा। सीएम शिवराज ने दिलाया भरोसा, जल्द लौटेंगे अपने। व्यापम पर दिग्विजय सिंह ने एसआईटी को लिखा पत्र। एक्सेल शीट के डेटा में छेड़छाड़ का आरोप। पेन ड्राइव का डेटा हाईकोर्ट में पेश करने की मांग। छत्तीसगढ़ स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरिंदर सिंह। कहा, भू अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। नक्सल विरोधी अभियान में बड़े बदलाव के संकेत। बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीआरपीएफ के अफसरों के बीच नई रणनीति पर हुई चर्चा। न्यूज एक्सप्रेस की खबर का असर। लापरवाह बस ड्राइवर गिरफ्तार। 24 अप्रैल को भोपाल में मासूम की गई थी जान। उज्जैन में कोल्ड ड्रिंक सप्लायर के गोदाम में लगी आग। 2 लाख की नकदी समेत लाखों का माल जलकर राख। इंदौर में 3 गुंडों का पुलिस ने निकाला जुलूस। बदमाशों ने 3 लोगों को चाकू मारकर किया था घायल। और शादी में भारी भरकम खर्च पड़ सकता है महंगा। आयकर की टीम रखेगी भव्य शादियों पर नजर। मांगा जाएगा इनकम टैक्स का हिसाब। राजनीति के लिए शिक्षा कभी बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। सियासतदान भी तालीम पर ज्यादा संजीदा नहीं रहते। लिहाजा देश और सूबे के मुस्तकबिल के लिए तमाम तरह की योजनाएं तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनके अमल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। शिक्षकों की काबिलियत पर हमें शुबा नहीं है, लेकिन शहरों के नतीजे शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन के साइड इफेक्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में आए छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा महकमे पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल उठा है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से। एक तरफ 12वीं में शहरी छात्र फेल दिखे, तो 10वीं में भी आलम यह है कि महज 55% स्टूडेंट ही पास हुए हैं, जिसमें 22 विद्यार्थियों का मेरिट लिस्ट में नाम है, और उसमें भी रायपुर और बिलासपुर का एक भी नहीं। छत्तीसगढ़ में 10वीं के नतीजे भी जारी कर दिए गए, लेकिन नतीजों ने निराश किया। अरबों खर्च करने के बाद भी पिछले साल के मुकाबले महज 1% का इजाफा हुआ। अब तक सवाल गांव के स्कूलों पर उठता रहा है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं और 10वीं का जो रिजल्ट आया है, उसने शहरों के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। हाल ही में जारी 12वीं के रिजल्ट में 40 बच्चे मेरिट लिस्ट में आए, लेकिन उसमें महज 2 रायपुर के थे। वहीं आज जारी 10वीं के रिजल्ट की मेरिट लिस्ट में जो 22 बच्चे आए, उसमें एक भी न राजधानी रायपुर का है और न ही न्यायधानी बिलासपुर का। 10वीं का रिजल्ट भी महज 55.23% रहा, मतलब करीब आधे स्टूडेंट फेल। खुद स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप कबूलते हैं कि शहरों पर ध्यान देना होगा। रायपुर की स्थिति जो परिणाम आया है वो संतोषजनक नहीं है, और इसको हम बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, और आने वाले समय में यहाँ के परिणाम और अच्छे तरीके से हों, इस पर हमारा फोकस है। वहीं पिछले साल 12वीं के एग्जाम में टॉप 3 में रायपुर के 2 बच्चे थे, जबकि 10वीं की मेरिट लिस्ट में भी रायपुर का एक छात्र शामिल था। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल भी मैट्रिक का रिजल्ट करीब 54% रहा था। इस बार भी महज 1% बढ़ा। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता कितनी सुधरी समझा जा सकता है। पहले भी दावे किए गए, अब भी दावे किए गए हैं।
आने वाले समय में शिक्षा के परिणाम और हमारे 10वीं में और अच्छे होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूं और हमारे विद्यार्थियों में असीम संभावनाएं हैं। हमारे शिक्षकों ने भी अच्छी मेहनत की है, आने वाले समय में और अच्छी मेहनत होगी और हमारे बच्चे अच्छे परिणाम के साथ में आएंगे। मंत्री जी ये जरूर कह रहे हैं कि आगे स्थिति ठीक होगी, पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा व्यवस्था का हाल प्रदेश में कितना सुधरा है ये इस रिजल्ट से ही पता चल गया है। वहीं कांग्रेस ने शिक्षा विभाग पर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की स्थिति बहुत बुरी है। आधे बच्चे जिस परीक्षा में फेल हो रहे हों, शिक्षा मंत्री को वो रिजल्ट जारी करते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ। रायपुर और बिलासपुर न्यायधानी और राजधानी में कोई भी बच्चा प्रावीण्य सूची में स्थान तक नहीं बना सका। बलरामपुर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में क्या होता होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। 7,412 करोड़ का बजट, लेकिन फिर भी नतीजा वही, ठाक के 3 पार। सरकार इस साल 40,000 शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देने जा रही है। हालांकि इसका भी कितना असर पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। भले ही प्रदेश विकास के रथ पर सवार हो, मनरेगा से लेकर पंचायत राज तक में दिल्ली की सरकार पुरस्कारों से नवाज रही है, लेकिन 2013 को छोड़कर कभी सूबे को शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान हासिल नहीं हुआ है। इशारा साफ है, शिक्षा के निजीकरण के इस दौर में सरकारी तालीम पिछड़ती ही जा रही है। ऐसे में शहरों की हालत सरकार के माथे पर शिकन लाने वाली है। हकीकत कुछ और दिखता है और स्कूल शिक्षा मंत्री का बयान कुछ और दिखता है। यहाँ पे तो अदम गोंडवी का एक शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। रायपुर से कैमरा पर्सन राजकुमार प्रसाद और कुणाल लाव के साथ एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्य प्रकाश। तो जब कटघरे में हो शिक्षा व्यवस्था और मुनासिब न आए नतीजे, तो सवाल उठते हैं। क्या छत्तीसगढ़ में हाई स्कूल के नतीजे शिक्षा के स्तर का आईना है? क्या शिक्षा के व्यवसायीकरण से गिरा है बड़े शहरों में स्कूलों का स्तर? क्या शिक्षा विभाग की योजनाएं साबित हुई हैं नाकाम? और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी। हमारे साथ मौजूद हैं एनसीईआरटी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर और शिक्षाविद एस.जेड. हैदर जी, और विशेष टिप्पणी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। चलिए, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस पर हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले हम रुख करेंगे रायपुर का, और सिंह साहब आपसे हमारा यही सवाल है कि छत्तीसगढ़ में जो शिक्षा का आज जो रिजल्ट देखने को आया, जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, उसे देखकर आप क्या कहेंगे? आस्था जी, मैं आपको बता दूं, 12 साल से लगभग यहाँ पे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिक्षा का स्तर जो है गर्त में चला गया है। इस राज्य सरकार की कभी मंशा नहीं रही कि गांव, गरीब, किसान और मध्यम वर्ग का बच्चा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता है उससे अच्छी शिक्षा नसीब हो। कारण बड़ा सा स्पष्ट है, जितने नौकरशाह है, जितने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन सभी के बच्चों में से कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है। आप यदि 12वीं के रिजल्ट की बात करें, जो कि 22 अप्रैल को अखबारों में आया था, 21 अप्रैल को उन्होंने घोषित किया था, पिछले वर्ष की तुलना में इस साल का जो रिजल्ट है वो 0.6% के आसपास ज्यादा बढ़ा है। सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि 9 जिले जो राज्य शासन ने बनाए थे और कहा था कि 9 रत्न हैं, उस 9 जिलों में से एक भी बच्चा मेरिट में नहीं है। पूरे बस्तर संभाग, जहां से शिक्षा मंत्री जी स्वयं आते हैं, वहां से एक बच्चा 12th क्लास में मेरिट में आया था, वो केशकाल से आया था। सबसे बड़ा रोना इस बात का है आस्था जी कि नियमित शासकीय शिक्षक जो कि रिटायर होते जा रहे हैं, उनकी जगह सरकार उन पदों पर नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं करती है। उसके बदले शिक्षा कर्मियों की भर्ती की जाती है। उन शिक्षा कर्मियों को 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना वेतन नहीं मिलता। वो शिक्षा कर्मी अपनी पेट रोजी के लिए, अपना घर चलाने के लिए बार बार अपने वेतन के लिए हड़ताल करते हैं। इससे शिक्षा जो है बुरी तरीके से प्रभावित होती है। और सरकार की प्राथमिकता में, जैसा मैंने पहले कहा, सरकारी स्कूल है ही नहीं। इस जो
हाल पे छोड़ दिया गया है। चलिए, तो आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की सरकार, प्रदेश सरकार शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसी का ये नतीजा है कि रिजल्ट इस तरह से देखने को मिले हैं। चलिए, हमारे साथ हैदर साहब हैं। हैदर साहब, आप हमें ये बताएं, छत्तीसगढ़ के जो रिजल्ट सामने आए हैं उन्हें देखने के बाद कहाँ कमी रह रही है शिक्षा की नीति में? जनाब, एक तो मैं पहले अर्ज करूं कि शिक्षा को लेकर हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा छत्तीसगढ़ में ही खराब नहीं हो रही, सारे अलग अलग स्टेट्स में भी यही हालत होती जा रही है। शिक्षा को हम प्राइवेट हैंड में देना चाह रहे हैं। कभी तो ऐसा महसूस होता है कि गवर्नमेंट डेलिबरेटली सरकारी स्कूलों को कमज़ोर कर रही है ताकि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसको भेज दें, जिससे ये मुद्दे हर जगह आ रहे हैं। जो सरकारी स्कूल हैं किसी भी स्टेट में देखिए, उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है। टीचर्स की कमी है, बिल्डिंग में कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं होते, जबकि प्राइवेट स्कूल यहाँ पे एयर कंडीशन भी बन रहे हैं और बड़े बड़े स्कूल बन रहे हैं, जिसके नतीजे में जो लोग पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेटेड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेज देते हैं, प्राइवेट जो बड़े स्कूल हैं। बाकी जो बच्चे हुए हैं उनके लिए हमने सरकारी स्कूल, निगरानी भी कम है उनकी, उनके ऊपर ध्यान भी कम जा रहा है, वहाँ पढ़ाई भी नहीं होती, वहाँ रिसोर्सेज भी नहीं है, वहाँ इन्वायरमेंट भी ऐसा नहीं क्रिएट किया जा रहा, और यकीनन क्योंकि उसमें कमज़ोर पेरेंट्स के कमज़ोर बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं डेवलप हो पाता कि हम उनको इम्प्रूव कर सकें। चलिए, तो कुल मिलाकर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिल रहा है, ये एक बड़ी वजह आप मानते हैं इस तरह शिक्षा के स्तर को गिरने के? अग्निहोत्री जी, आपका मैं इस पे टिप्पणी चाहूंगी इन दोनों बातों पर। आस्था, देखिए, शिक्षा का स्तर तो पूरे देश में ही गिर रहा है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं केदार कश्यप जी, वो मुझे अपने सरकार की पीठ ये कहकर थपथपाते नजर आए कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले 10वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित किया है। वो ये भी गर्व से कहते रहे कि पिछले बार 54% रिजल्ट आया था, इस बार 1.36% की वृद्धि है। उन्हें ये नहीं नजर आया कि 45% के आसपास बच्चे फेल हो गए। जहाँ तक प्रावीण्य सूची की बात है तो उसमें 11 लड़कियां और 11 लड़के हैं, बराबरी की हिस्सेदारी है। लेकिन ये बात मुझे हजम नहीं होती कि शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं, क्योंकि प्रावीण्य सूची में जो दूसरे नंबर पर आया है लड़का महासमुंद का हेमंत कुमार, वो सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया था। तो ये कहना कि सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती और प्राइवेट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो मुझे ये जरा अजीब सा लगता है। चलिए, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, ये जो है ये एक अलग मसला हो जाता है। चलिए, रायपुर में हम वापस रुक करेंगे। सिंह साहब, आप हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है, 12 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शिक्षा का स्तर आपके मुताबिक लगातार गर्त में जाता जा रहा है, आपको क्या लगता है सरकार कहाँ कमी रख रही है? आस्था जी, एक बात अग्निहोत्री जी ने जो कही, बहुत सही बात उन्होंने कही कि हमारी सरकार बार बार ऐसे कारनामे करने में यकीन करती है जिसका दूरगामी परिणाम भले कुछ ना हो, लेकिन तात्कालिक वाहवाही मिल जाए। 12वीं और 10वीं के रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि एग्जाम खत्म होने के 30 दिन के अंदर घोषित किए गए। मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा। पिछले साल जब 12वीं कक्षा का परिणाम आया था तो उसके बाद लगभग 10 से 12 हजार छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था। ये इस बात का प्रमाण है कि छात्रों को अब माध्यमिक शिक्षा मंडल की कॉपी जांचने का जो फार्मूला है उस पर यकीन नहीं रहा। इस बार भी मैं आपको बताऊं, 12वीं का परिणाम आने के 48 घंटे के अंदर 2000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर दिया है। 10वीं का परिणाम चूंकि आया है आज, अगले 2 दिन में 3 दिन में इसका भी ट्रेंड सामने आ जाएगा। सरकार जानबूझकर शासकीय विद्यालयों के सिस्टम को कमजोर करना चाहती है ताकि वो प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे सके। उनके जो उद्योगपति मित्र हैं, उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, उनका पैसा जिन शालाओं में लगा हुआ है वहां का परिणाम बेहतर आ सके, इस बात के लिए सरकार लगभग वचनबद्ध है। इसलिए जानबूझकर इस सिस्टम को कमजोर किया जाता है। सरकारी स्कूलों में एक रिपोर्ट आई थी पिछले लोकसभा चुनाव के आसपास, मैंने देखा था एवरेज एक कक्षा में 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, लेकिन उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि रायपुर में 256 छात्रों पर एक शिक्षक है। तो जब राजधानी रायपुर का यह हाल है तो बस्तर का क्या होता होगा, सरगुजा का क्या होता होगा, या सुदूर जो अंचल हैं राजधानी से दूर हैं वहां का क्या हाल होगा,
इस आसानी से जाना जा सकता है। चलिए हैदर साहब, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, हड़बड़ी में कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी, महीने भर में ही सारा रिजल्ट निकाल कर सामने रख दिया है? मैं तो ये ऐसा नहीं मानूंगा कि इसमें कुछ जल्दबाजी की वजह से रिजल्ट खराब हुआ है, लेकिन ये ज़रूर हैगा कि फर्दर रिवेल्यूशन के लिए जो लोगों ने दरखास्तें दी हैं, ये इसका इंडिकेटर हैगा कि कहीं ना कहीं मार्किंग अच्छी ना हुई है। लेकिन मुद्दा ज़्यादा बड़ा है। तालीम में एक साल रिजल्ट ख़राब हो या दूसरे साल अच्छा आए फिर ख़राब हो, मसला ये नहीं है। अगर आप टीचर से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि साहब हमारे पास जो लड़के आए थे वही कमज़ोर आए थे, क्योंकि 8वीं के बाद आने वाले लड़कों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए हमने ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ाया। स्टूडेंट से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि टीचर्स पढ़ाते नहीं थे, किताबें नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये मसले एक्चुअल में एक नहीं है। बोर्ड के ऊपर ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि इम्तिहान के बाद उस रिजल्ट का एनालिसिस करें, क्यों लड़के फेल हुए, किन सब्जेक्ट में ज़्यादा फेल हुए, किन स्कूलों से ज़्यादा फेल हुए, उसका एनालिसिस करें। जिन स्कूलों से लड़के ज़्यादा फेल हुए कम से कम ये तो मालूम करें कि वहाँ पढ़ाई हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या टीचर आता था कि नहीं आता था। जिन स्कूलों में किसी एक खास सब्जेक्ट में लड़के ज़्यादा फेल हुए तो वो इस बात का इंडिकेट करता है कि उस सब्जेक्ट में पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। तो इस तरीके से आप रेमेडियल मेजर्स ले सकते हैं। सिर्फ इम्तिहान का नतीजा निकाल कर बोर्ड का काम ख़त्म नहीं होता। इल्ज़ाम लगाना बेमानी बात है, लेकिन ये प्रोसेस हमारे हर स्टेट में यही प्रॉब्लम है कि कोई बोर्ड अपने रिजल्ट का फर्दर एनालिसिस करके स्कूलों के बारे में फीडबैक दें कि भाई तुम्हारे यहाँ ये क्यों हो रही है प्रॉब्लम। वो एक सिलसिला जारी ही नहीं होता। एनालिसिस की तो वाकई कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि पिछले काफी सालों से जो परिणाम है, बात करें मैट्रिकुलेशन के परिणाम की, तो कभी भी ये देखने को नहीं मिला है छत्तीसगढ़ में पिछले लंबे समय से कि 60% से ज्यादा कभी आया हो मैट्रिकुलेशन का परिणाम। ये तो इस बात का इंडिकेशन हैगा कि हमने कोई तवज्जो एजुकेशन पे दे नहीं रहे। जो एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एक्चुअली में ये पॉलिटिशियन का काम भी नहीं है। उन्होंने तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, डिविजनल एजुकेशन ऑफिसर, ये सब लगा रखे हैं। इन पे ये निगरानी होना चाहिए, इनको सज़ा मिलना चाहिए इस बात की कि लड़के क्यों फेल हो रहे हैं, ताकि वो अपने अपने स्कूलों में जो उनके स्कूल के अंदर हैं उनके ऊपर निगरानी रखें। देखेंगे टीचर टाइम पे पहुँचते कि नहीं, पढ़ाई होती है कि नहीं। कोई एक इम्तिहान में लड़का फेल हो रहा है, इसका मतलब साल भर तक ठीक से पढ़ाई नहीं हुई। तो हमें मॉनिटर एक साल के लिए नहीं करना है इम्तिहान के टाइम पे, बल्कि ओवर द ईयर्स हमें ये देखना चाहिए कि क्लासेस हो रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, लड़कों के पास किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, उनको असाइनमेंट दे रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, कैसा हर महीने में इम्तिहान लेते हैं, कैसा रिजल्ट आ रहा है। जो लड़का कमजोर है उसके लिए हम क्या रेमेडियल मेजर ले रहे हैं। ये तो एक तरीके का पूरा प्रोसेस है। मिलाकर मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं ये जरूरी है कि रेगुलर वे में होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। अग्निहोत्री जी, आप से ये जानना चाहेंगे कि 7,412 करोड़ का बजट प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में रखा है, और बात ये जो मॉनिटरिंग की हो रही है, कहीं ना कहीं इस मॉनिटरिंग में कमी है, क्योंकि इतना बड़ा बजट है फिर भी नतीजा इस तरीके का है। देखिए आस्था, जब रिजल्ट खराब होता है तो बहुत सारी बातें, सवाल भी सामने आते हैं, बातें भी बहुत सारी सामने आती हैं। तो एनालिसिस की जो बात कर रहे हैं या निगरानी की जो बात कर रहे हैं, हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं स्कूल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी। आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। केदार जी, आज जो नतीजे सामने आए हैं 10वीं के, महज 55% परिणाम सामने आया है, कैसे देखते हैं आप इस शिक्षा नीति को? पिछले बार की तुलना में इस बार लगभग 1 से 1.5% वृद्धि हुई है, और इसी वर्ष हमने 10वीं के पूर्व के कक्षाओं में हम लोगों ने एग्जाम चालू किया है, और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में ये परिणाम हम और बेहतर करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा में जो आरटी के तहत में जो एग्जाम नहीं लेने के कारण से जो शिक्षा में की गुणवत्ता कहीं न कहीं से प्रभावित हुई थी। बच्चा जो 8वीं तक फेल नहीं होता था और 9वीं कक्षा में जाकर पास नहीं होता था। तो ये एक सोचने वाली बात है कि किस तरीके से हम इस पद्धति को और अच्छे तरीके से बेहतर करने की कोशिश करें, और हम लोगों ने इस बात को अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है, और आने वाले समय में और भी अच्छे परिणाम आएंगे। केदार जी, पिछले काफी समय का रिकॉर्ड उठाकर देख लिया जाए तो 10वीं के जो रिजल्ट रहे हैं कभी भी 60% से ऊपर नहीं आए हैं। 12वीं के रिजल्ट की अगर बात करें तो 60% के आसपास रहे हैं, और पिछली बार रिजल्ट था 54%। इस बार महज 1.23% इजाफा हुआ है 10वीं के रिजल्ट में। 12वीं के रिजल्ट 75% लगभग 12वीं का रहा है, और पिछले बार की तुलना में लगभग 1.5%। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 5-6 वर्षों से, जो हमारे निचले स्तर के जो कक्षाओं में जो परीक्षाएं नहीं होती थी, उसके कारण से कहीं न कहीं से जो
क्वालिटी आनी चाहिए। जो बच्चे किसी भी तरीके से 10वीं कक्षा तक पहुंच गए और उसके बाद 10वीं में जाकर के जो रिजल्ट में जो परिवर्तन आता था, तो ये एक सबसे बड़ा कारण था। लेकिन अब जो व्यवस्था को और सुधारने में हम कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो कहते हैं टीचरों का भी हम प्रशिक्षण हम देंगे, उसके साथ साथ हमारे विषयवार शिक्षकों की भी नियुक्ति हम लोग करने वाले हैं। इसके लिए भी एक नीति तय होगी। केदार जी, 7,412 करोड़ का आपका बजट है शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का, और उसके बावजूद महज लगभग 1.5% के आसपास इजाफा हुआ है आपके। आप इसे सफिशिएंट मान रहे हैं, काफी मान रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। हम लेकिन इसको बेहतर करने की आवश्यकता है और हम आने वाले समय में और अच्छे तरीके से इस परिणाम को हम लेकर के आएंगे और हमारे बच्चों में क्षमता है, योग्यता है और हम कोशिश करेंगे कि उनको उसी स्तर तक पहुंचाने का हम काम करें। किन केदार जी, अगर जो नतीजे इस वक्त हमारे सामने हैं, अपने विभाग को आप खुद कितने नंबर देंगे इस हिसाब से? नतीजे के बच्चों के एग्जाम हुए हैं, हमने बच्चों को यदि उसने परिणाम अच्छे तरीके से नहीं लाया है और किसी तरीके से यदि उनके परिणाम अच्छे नहीं आए हैं, तो उस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एग्जाम बच्चों का भी है। बच्चे यदि उसमें यदि चलते हैं, विद्यार्थी उस विषय में यदि रुचि नहीं रखते या फिर उसमें यदि उनकी परिणाम अच्छे नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं से इस पर हम सबको चिंतन करना चाहिए और इसको 1 साल और उसके भीतर में यदि चलते बेहतर परिणाम होंगे तो ये सोचना व्यर्थ है। और हम कोशिश करेंगे, इस वर्ष हमने गुणवत्ता वर्ष के रूप में मनाया है और आने वाले समय में ये परिणाम और अच्छे तरीके से हम करके। केदार कश्यप जी, मेरा आपसे बस इतना सा सवाल था कि जो नतीजे आज हमारे सामने हैं, उसके बाद आप अपने शिक्षा विभाग को 10 में से कितने नंबर देंगे? नहीं, शिक्षा विभाग को 10 में से नंबर हमको और इसमें कसने की आवश्यकता है। जो हमारे मैदानी क्षेत्र में जो परिणाम अच्छे आने चाहिए वो परिणाम नहीं आए, तो ये चिंतन का विषय है और हम इसको लगातार हम कसौटी में कसेंगे और हमारे जो परिणाम है वो बेहतर हो, इसके लिए हम हमारे जिला शिक्षा अधिकारी और विशेष करके हमारे वहाँ के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को हमने निर्देशित भी किया है कि हम हर ब्लॉक पे जो हमारे बीआरसी हैं, सीआरसी हैं और हमारे बीओ हैं, हमारे डीओ हैं, इस सभी लगभग 5-5 स्कूल एक मॉडल के रूप में चिन्हित करें और वहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखें। केदार जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसी कौन सी व्यवस्था आप करने जा रहे हैं जिससे कि अगले साल आपके 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट कम से कम 70-80% के आसपास तो आए? ऐसी क्या व्यवस्था आप करने जा रहे हैं अगले साल? नहीं, हमारी कोशिश होगी कि हम विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति करें और लगातार हम जो परीक्षाएं नहीं होने के कारण से जो ये परिणाम आते हैं, इसको कारण से हम लोग अब उसको निचले स्तर पे हमारी कोशिश होगी कि हम टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लें और उन बच्चों में उस क्षमता पैदा करें। लेकिन केदार जी, आने वाले समय में एक बार में ये संभव नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इस व्यवस्था को अच्छे तरीके से करेंगे। लेकिन केदार जी, 11 साल हो गए, 11 साल में आप विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर पाए, ये तो बड़ा अजीब सी स्थिति है। हम इस वर्ष उसके लिए हम लोगों ने तय किया है। पहले हम लोगों ने जो तय किया था उसमें केवल छत्तीसगढ़ राज्य से ही हम लोगों को टीचर रखने का प्रावधान था, लेकिन हमने उसके लिए ओपन किया है और आने वाले समय में आंध्र के हो, महाराष्ट्र के हो या फिर उड़ीसा से, जिस भी राज्य, झारखंड से भी क्यों ना हो, मध्य प्रदेश से भी क्यों ना हो, उस क्षेत्र के यदि टीचर यदि हमको मिलते हैं तो विषयवार उन टीचरों की भी नियुक्ति की जाएगी। जी चलिए केदार जी, हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं। उनका ये कहना है साफ साफ कि सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, लगातार कहीं ना कहीं कोई कमी सामने आ रही है। सरकार किसी भी तरीके से प्राइवेट स्कूलों को कोई बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि शिक्षा की स्थिति अच्छी हो। और जो आरोप लगाते हैं ये वही लोग हैं जिनके कारण से शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है। और उनके कार्यकाल में क्या हुआ था मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हम इस व्यवस्था को और अच्छी तरीके से दुरुस्त करेंगे। चलिए केदार जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह साहब वो खुद आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हेलो, माननीय शिक्षा मंत्री को सबसे पहले प्रणाम करता हूं मैं। रिजल्ट मंत्री रिजल्ट आया 73
5 लगभग 0.50% का ग्रोथ हुआ है 12th में। इसमें से आपके बस्तर संभाग से एक भी छात्र मेरिट में नहीं है, यहां तक कि आपके निर्वाचन वाले क्षेत्र से भी एक बच्चा केसकाल से आया है। बात नंबर 1। सवाल दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा मंत्री जी कि जब नियमित शिक्षक लगातार रिटायर हो रहे हैं, उनके बदले ये सरकार नियमित शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं करती है? आज जब प्रदेश में लगभग 75,000 शिक्षा कर्मी कार्यरत हैं, तो ये सरकार उनको समय से वेतन क्यों नहीं देती है? यदि इस सरकार ने पिछले 11 साल से शिक्षा को बढ़ाने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम चलाया था, तो आखिर ऐसी क्या वजह हैं जो पिछले 11 सालों में वो परिणाम उभर के जनता के सामने नहीं आए हैं? नहीं, इसमें जो हमारे, आप कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र का, मैं मेरा क्षेत्र नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को देखता हूँ, और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट की मेरी चिंता है, केवल मेरे क्षेत्र की ही नहीं। ये और जहां तक बस्तर के बच्चों ने अभी रिजल्ट के मामले में, आपके निर्वाचन क्षेत्र मैंने कहा था, आपके निर्वाचन क्षेत्र मंत्री, मैं इसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। और मेरे बस्तर क्षेत्र के बच्चों ने भी बहुत सारे विषयों में बाजी मारी है, और आपको मालूम नहीं होगा, आप एक बार मेरे साथ जरूर चलकर देखिए। हमने प्रयास कार्यक्रम चालू किया, उस कार्यक्रम के तहत में हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे आज IIT, AIEEE और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने चिंता नहीं की, लेकिन हम लोगों ने चिंता की और उन बच्चों को उस स्तर तक लाने को। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ी केवल तृतीय वर्ग या चतुर्थ वर्ग कर्मचारी विश्वास आप लोग कभी पहल नहीं, लेकिन हमारी सरकार ने पहल की। आज दिल्ली में भी ट्राइबल यूथ हॉस्टल है और वहां पर भी बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ के प्रिमिटिव ट्राइब्स के, मेरे विधानसभा क्षेत्र के, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, आप चलकर देखिए, वहाँ के 5 बच्चे आज दिल्ली के हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा कि हमारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चे आज हिंदू कॉलेज में पढ़ सकते हैं। तो आप कहाँ की बात कर रहे हैं? चलिए केदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। तो लगातार इस मसले पर हमारी बातचीत जारी है। आरपी सिंह साहब, उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मंत्री जी से जो प्रश्न मैंने किए थे उसका जवाब उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। हाँ, अपनी सरकार की उपलब्धियां उन्होंने गिनाई, जो कि उनकी बाध्यता है। चलिए हैदर साहब, आपने सुना क्या कुछ कहा है स्कूल शिक्षा मंत्री साहब ने अभी इन तमाम सवालों के जवाब में? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सब जवाबों? हमें तो सारे सवाल जवाब दोनों ही सियासी दिखाई दे रहे हैं। सवाल करने वाले भी सियासत चला रहे हैं, जवाब देने वाले भी सियासत चला रहे हैं। एक्चुअल में हमें ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी कह लीजिए और पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये बच्चों की तालीम के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्टेड है ही नहीं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसका रिटर्न इमीडिएट नहीं दिखाई देता। आप 10 साल 15 साल के बाद लड़का इस लायक होता है कि किसी बड़ी जॉब में जाएगा, कुछ प्रोडक्शन देगा। इसलिए ये शॉर्ट गेम्स चाहते हैं, पब्लिसिटी चाहते हैं, जल्दी जल्दी में जो अखबारों में खबरें आ सकें, चैनल्स उसको कवर कर सकें, उन पर हमने आज तक नहीं। आज पहली बार हम आपको देख रहे हैं कि आपने एजुकेशन के मुद्दे पे बहस शुरू कराई, वरना हमने बड़े बड़े चैनल देख रहे हैं पिछले काफ़ी महीनों से एजुकेशन के मसले पे किसी को कोई बहस नहीं। हम लोग बहुत सालों से ये जिद कर रहे हैं कि हर स्कूल का स्टैंडर्ड कम से कम केंद्रीय विद्यालय के स्टैंडर्ड के बराबर हो, गांव में हो, शहर में हो, हर सरकारी स्कूल कम से कम केंद्रीय विद्यालय स्टैंडर्ड के हों। और हमने देखा, और आप जानती हैं कि केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट पब्लिक स्कूल वगैरह से भी ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसका मतलब ये कि अगर क्वालिटी मेंटेन करी जाए, स्कूल अच्छे बनाए जाए, निगरानी उनके ऊपर हो, मॉनिटरिंग हो, पढ़ाई अच्छी हो, टीचर्स अच्छे होंगे, लड़का तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लड़के को तो मजा तब आएगा जब अच्छा टीचर पढ़ाएगा, स्कूल के अंदर अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाएगी, रिजल्ट अच्छे आते हैं। कुल मिला के शिक्षा में क्वालिटी का स्तर सुधारने बहुत इंपॉर्टेंट की बात है, वो प्राइमरी से शुरू होना चाहिए। हमारे एक दर्शक हैं दुर्ग से, संतोष, वो कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। संतोष, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बोलता हूँ मैडम। हेलो जी, कहिए। जो ये बोलते हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, प्राइवेट स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी होती है, जो हैदर साहब ने अभी बोला, तो एक्चुअल में जो प्राइवेट स्कूल वाले पूरे पैसे तो जनता पब्लिक से लेते हैं और उसी पब्लिक के फंड से वो अपनी बिल्डिंग बनाते हैं। चलिए, तो हैदर साहब, सुना आपने उनका क्या सवाल है संतोष जी का? ये तो है ही भाई, क्योंकि हमने एजुकेशन को एक
बिजनेस इंटरप्राइज मान लिया है। इसलिए बड़े लोग कूद पड़े हैं एजुकेशन के मामले में, पैसा बहुत देते हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और पैसा आता है तो उसे एयर कंडीशन कर देते हैं। इसीलिए हम लोग प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ बात करते हैं। सीधी हमारा दिल चाहता है, और हम जैसे बहुत से लोग हैं हिंदुस्तान में जो एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, कि गवर्नमेंट ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाएं और उनके लिए अच्छे अच्छे स्कूल बनवाएं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो। ये गुरुजी बना देना, कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट कर देना, टेम्परेरी टीचर्स लगा दिया जाए, इनसे कहीं तालीम थोड़ी हासिल होती है। एक तरफ आप कहते हैं कि उनको हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, बीएड भी करवाएंगे, ये भी करेंगे, एक तरफ आपने उनको डाइल्यूटेड फॉर्म में एजुकेशन दे रहे हैं, तो इससे कहीं इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ये तो एक बहुत मास मूवमेंट, कमिटमेंट और ये एहसास कि आने वाली जनरेशन हमारी हिंदुस्तान को, जैसे हमारे पीएम कह रहे हैं डेवलपमेंट मॉडल है, हम दुनिया में नाम कमाएंगे, तो आने वाली जनरेशन के लिए हमें तैयार करना है कि वो जनरेशन हमारी इस लायक होगी कि दुनिया में छा जाएगी, एक इंडिया का इंप्रेशन के लिए। चलिए हैदर साहब, ये चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम दर्शकों को बताएंगे जशपुर के स्कूलों में किस तरह के हालात हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, ये विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। सबके रखे बरोबर ध्यान, अब्बड़ मयारुक हमर सियान, चलो संगी चलो मितान, चौपाल में लगे है लोक सुराज अभियान, हमन तुम्हार गांव घर में आबो, सुख दुख ला गोठियाबो। 13 अप्रैल ले 12 मई तक प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान में स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के कोनो भी गांव, कोनो भी सरकारी ऑफिस में अचानक पहुंची, आम जनता संग मिल बैठ के सुख दुख गोठियाही, जनता ले मिले सुझाव और समीक्षा ले काम काज में तेजी आही। अधिकारी और जनप्रतिनिधि संग बैठक करके सुराज के अंजोर आखिरी छोर तक पहुंचाए बर बढ़े कदम ले जन जन मा पक्का हो ही लोक सुराज के विश्वास, सबके साथ सबके विकास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश जनता मांगे जवाब में। मसला है काफी अहम, जो है शिक्षा से जुड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ा हुआ। इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ रायपुर स्टूडियो में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह मौजूद हैं, साथ ही एनसीईआरटी के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर और शिक्षाविद एसजेड हैदर मौजूद हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। अहम चर्चा चल रही है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार फिर लिए चलते हैं जशपुर के बिपतपुर, जहां के हालात आईना है शिक्षा की खामियों का, जहां के हालात से शिक्षकों की काबिलियत पर भी शक हो जाए। आइए देखिए ये रिपोर्ट। ये चेहरे देखिए, ये भीगे कपड़े देखिए, और देखिए बचपन के हाथों में ये बोझ। ये बच्चे तो स्कूल गए थे तालीम हासिल करने। इनके पापा भी लोगों से कहते होंगे बेटा हमारा बड़ा होकर नाम करेगा, लेकिन वो क्या जाने कि उनके बेटों को क्या काम करना पड़ता है। ये देखिए, किसी के हाथों में बाल्टियां तो किसी के सिर पर बाल्टियां। शायद इनके शिक्षा के अधिकार में सरकार ने यही तय कर रखा है। पानी लाना तो तुम लोग रोज पानी लाते हो जी? हाँ? जी। तो चपरासी नहीं है आपके स्कूल? चपरासी आती है लेकिन नहीं लाती। चपरासी पानी नहीं लाती है, और मैडम तुम लोग को पानी लाने बोलती है? जी। मैडम जी का कहना है कि हमने तो बच्चों को भेजा ही नहीं, वो अपने आप चले गए होंगे, हम तो पढ़ा रहे थे। काम के प्रति इतनी तल्लीनता की स्कूल के बच्चे स्कूल की बाल्टियां लेकर 500 मीटर तक दूर चले गए और किसी को पता नहीं चला। पता चलता तो ककहरा पढ़ाकर बच्चों को आइंस्टीन बना दिया होता। लेकिन जब हमने इनसे इनके सामान्य ज्ञान के बारे में पूछा तो क्या बताएं, इनकी इंटेलिजेंस ही देखकर तो होश ही फाख्ता हो गए। दुआ करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस सच को ना देखें कि अमेरिका से लेकर फ्रांस तक
मोदी मोदी के नारे सुनने वाले प्रधानमंत्री को जशपुर के मास्टर तक नहीं जानते। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन स्कूल की प्रधान अध्यापिका ने तो प्रधानमंत्री का डिमोशन ही कर दिया। बता दिया छत्तीसगढ़ के सीएम नरेंद्र मोदी हैं। मुख्यमंत्री आपका मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो वो है मोदी। अच्छा, ये बताइए कि आपका राजधानी कहाँ है? छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी दिल्ली रायपुर राजधानी है। बच्चों के भविष्य का सिक्का उछाल दिया गया, लेकिन जब चित्त और पट दोनों की पढ़ी लिखी न्यूज प्रेस वालता है शिक्षा का अधिकार, ये कोई स्मार्ट क्लास को मांग नहीं रहे। आखिर इनकी प्राथमिक शिक्षा कब सरकार की प्राथमिकता में शामिल होगी? जशपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर संतोष चौधरी। तो ये तस्वीरें हैं जशपुर के स्कूल की। वाकई एक बड़ा सवाल छोड़ देती हैं जहन में इस तरह की तस्वीरें, और ये कोई पहला मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ की तमाम स्कूलों की अगर हम बात करें, हमारे एक्सप्रेस रिपोर्टर्स छत्तीसगढ़ के तमाम काफी स्कूलों का कवर कर चुके हैं और हालात ऐसे ही हैं, बच्चों को जोड़ घटाव तक नहीं आता। अग्निहोत्री जी, इस पर मैं आपकी राय चाहूंगी। बिल्कुल सही रिपोर्ट आपने दिखाई, बल्कि स्थिति तो इससे भी और मतलब यदि आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो शिक्षकों की स्थिति इससे भी ज़्यादा बदतर है। उसका कारण ये है कि उनको पर्याप्त फीडबैक ट्रेनिंग जो इसको बोलते हैं वो नहीं होती है, और उनको बताया नहीं जाता, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और दूसरा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चूंकि अब नियमित शिक्षक भर्ती होना बंद हो गए हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज पर लोग हैं, तो इसलिए उनका बहुत ज़्यादा रुचि भी नहीं होती कि वो ज्ञान अर्जित करें और अपने बच्चों को ज़्यादा बताएं। इसके अलावा आप देखिए कि शिक्षकों की जो ड्यूटियां हैं, जो सरकारी शिक्षक हैं, उनकी कभी जनगणना में लगा दी जाती है, कभी मतदान में लगा दी जाती है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। उनको प्रॉपर केवल वही काम करने के लिए शिक्षक नहीं होता, और कई बार वो ये भी तलाशते देखते जाते हैं कि किस तरह हम इस ड्यूटियों से बचे। वो अपने संबंध देखने के लिए करते हैं। उनको केवल इस बात के लिए कंसंट्रेट करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर शिक्षा कैसे दे। लेकिन ये आप देखिए कि हालात बहुत बदतर है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज़्यादा बदतर है। बल्कि हमने कई बार देखा है, आपके चैनल पे भी रिपोर्ट देखी है कि शहरों में भी जो शिक्षक हैं उनके पास इस तरह के सामान्य ज्ञान की बिल्कुल जानकारी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। ये रिपोर्ट हमने देखी, वाकई में एक बड़ा सवाल छोड़ देती है। सिंह साहब, आपने भी ये रिपोर्ट देखी जशपुर की, कैसे हालात है? प्राचार्य महोदया थी वो जिन्होंने ये कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मोदी जी हैं। आस्था जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा सच आज जनता के सामने उजागर किया। मैं उम्मीद करता हूं इस सरकार के हुक्मरान इस रिपोर्ट को जरूर देखेंगे और उन्हें यह पता चल जाएगा कि वो हकीकत की पैदान पर कहां खड़े हैं। जिस प्रदेश के शिक्षिका को ये पता ना हो कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो उस स्कूल के बच्चों का भविष्य कितना सुनहरा होगा, इसका आकलन हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सिंह साहब, चलिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री जी एक बात को बड़ा जोर जोर से कह रहे थे कि हमारे छात्रों में संभावनाएं हैं, हमारे शिक्षकों में क्षमता है, लेकिन उनकी आधी बात से मैं सहमत हूं। हमारे छात्रों में क्षमता है, शिक्षकों में भी क्षमता है, इस सरकार में क्षमता नहीं है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये साबित हो गया है। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं आप सरकारी तंत्र पर सवाल उठा रहे हैं शिक्षा के इस स्तर को देखते हुए। हमारे साथ एक दर्शक है रायपुर से, सत्यप्रकाश शर्मा, कुछ पूछना चाहते हैं। सत्यप्रकाश, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सत्यप्रकाश, अपना सवाल करिए। जी आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और उसके बाद बात कीजिए। जी सर, सरकारी तंत्र का ये स्टाफ है छत्तीसगढ़ में कि 10th और 12th में लगभग जितने भी शिक्षक जो पेपर चेक करने जाते हैं, उन्हें मैथ्स वालों को आर्ट्स का पेपर चेक करने दिया जाता है, आर्ट्स वाले को साइंस का पेपर चेक करने दिया जाता है, हिंदी वाले को इंग्लिश का पेपर चेक करने दिया जाता है। उससे यह साबित ये होता है, रिजल्ट जितने भी आ रहे हैं, कोई टॉपर आ रहा है, कोई फेल हो रहा है, वो जो आंकड़ा आता है, ये शिक्षकों को, जो विज्ञान के टीचरों को विज्ञान का पेपर चेक करने दिया जाना चाहिए, हिंदी के टीचरों को हिंदी का पेपर चेक करने दिया जाना चाहिए। तो एक अच्छा सवाल आपने उठाया हैदर साहब, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। नहीं, मैंने तो पहले भी कहा कि बोर्ड की जिम्मेदारी ज्यादा हैगी,
बोर्ड वाले समझते हैं कि हमने पेपर बना दिया, छप गया, पेपर इम्तिहान हो गया, रिजल्ट किसी तरीके से निकाल के कंप्यूटर से रिजल्ट बना के जल्द से जल्द कर दें, वो समझते हैं ये काम हो गया हमारा। लेकिन एक्चुअल में ये काम हुआ नहीं है। पूरा सिस्टम क्रिएट करने की बात है। उन्होंने बहुत सही कहा कि साइंस की कॉपी को साइंस का टीचर देखें, हिंदी की कॉपी हिंदी का टीचर देखें। आप किसी से भी जचवा देते हैं क्योंकि आपको जल्दी है रिजल्ट निकालने की, आपको इससे मतलब नहीं कि जो मार्किंग हो रही है वो सही हो रही है कि गलत हो रही है। तो ये तो बड़ा मुद्दा हैगा। इसीलिए ये ओवरऑल सिस्टम की बात है कि ये क्वालिटी सिस्टम की बात हो रही है। मैं फिर से एक बात ये जरूर कहूँगा, हम इम्तिहानों के नतीजे पे जोर मत दें। हमें जोर देना चाहिए हमारे स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, क्या लड़के पढ़ रहे हैं। रोज रिपोर्ट आ रही है, हमारी बड़ी बड़ी रिपोर्ट यूएनओ की उनकी तमाम आ रही हैं कि हमारा 5वीं का क्लास का बच्चा पहले क्लास की किताब नहीं पढ़ सकता, वो सम नहीं कर सकता, वो डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है कि सारी रिपोर्ट ये कह रही है और फिर भी हम खुश हैं। हम इल्जाम जरूर लगा रहे हैं। सिंह साहब, आप मुझे ये बताएं कि लगातार मान लिया चलिए सरकार कहीं ना कहीं कम पढ़ रही है, नहीं अच्छे से वो शिक्षा के स्तर को बढ़ा पा रही है, कहीं ना कहीं कमी रख रही है, लेकिन आप विपक्ष में हैं। कभी ऐसा क्यों नहीं रहा कि राजनीति में शिक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया हो? सरकार में अगर कमी है तो विपक्ष में बैठने के नाते आपने कभी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? हमने हर बार शिक्षा का मुद्दे को उठाया है। मैं आपको बताना चाहूंगा 2000 से लेकर 2003 तक हमारी सरकार, 2003 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर बार जब जब चुनाव आता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा कर्मियों को एक सपना दिखाती है, एक लॉलीपॉप दिखाती है कि हम सरकार आने के 7 दिन के अंदर आपको नियमित कर देंगे। शिक्षा कर्मी उत्साहित हो जाता है। जब सरकार दोबारा आती है तो फिर उसको ठग दिया जाता है। हालात यह है कि पति की पोस्टिंग कहीं है, पत्नी की पोस्टिंग कहीं और है। सुदूर क्षेत्रों में जैसा त्रिवेदी जी बता रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि स्कूल में बच्चे आते हैं, अपना कॉपी किताब रखते हैं, कोई जंगल में जाकर लकड़ी लाता है, कोई पानी लाता है, बच्चे खुद खाना बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, गुरुजी को भी खिलाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि किसी स्कूल में मान लीजिए 6 शिक्षक पदस्थ हैं तो वो एक एक दिन का बंटवारा कर लेते हैं। एक शिक्षक आता है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, यानी हफ्ते में एक शिक्षक सिर्फ एक दिन काम करता है। राज्य सरकार के पास ऐसा कोई सिस्टम पिछले 11 साल में आज तक डेवलप हुआ ही नहीं है जिसमें किसी की जिम्मेदारी तय की जा सके। आपने जैसा इस कार्यक्रम में बताया कि शिक्षा का बजट 7,000 करोड़ से ऊपर है, आप इसे बढ़ा के 70,000 करोड़ कर दीजिए, लेकिन पैसे की जो बंदरबाट आज जिस गति से चल रही है उसके 10 गुना रफ्तार से बढ़ जाएगी, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। चलिए सिंह साहब, ये तो आपने मुद्दा वही का वही रखा कि सरकार में कमियां हैं, आप वही कमियों को ही गिना रहे हैं। मेरा सवाल आपसे कुछ और था, खैर उस सवाल पर मैं आपसे आगे चर्चा जारी रखूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक है रायपुर से, अंकित, कुछ कहना चाहते हैं, पहले उन्हें सुन लेते हैं। जी अंकित, कहिए। हेलो हेलो, हाँ मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अभी सर जी ने बोला कि भाजपा वालों का ये गलती है वो गलती है करके, मैं जहाँ तक के समझता हूँ कि इतने अच्छे शिक्षाविद वहाँ पर बैठे हुए हैं, विद्वान बैठे हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि बच्चों का स्तर तभी तो सुधरेगा जब जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले की बात है, केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कपिल सिब्बल जी ने पूरे के पूरे इनको स्टूडेंट को जनरल प्रमोशन दिया हुआ था। अब वो बच्चे आगे जाने के बाद में क्या स्टडी करेंगे मैडम, जिनको पूरे के पूरे लोगों को ये पता चल रहा है कि हम तो एग्जाम देना नहीं है, हमको पास होना है। इस कंडीशन में कहाँ तक क्या होगा मैडम? चलिए, एक अच्छा सवाल आपने उठाया और सिंह साहब आपसे मैं इसी मसले पर आगे चर्चा करूंगी, लेकिन अग्निहोत्री जी आपने ही सवाल सुना, आप इसका जवाब दें। मुझे लगता है आस्था की जवाब मुझसे ले लें। जी आप दीजिए। मेरा ख्याल है कि ये कमेंट काफी कई बार और कई लोग कर रहे हैं कि साहब क्योंकि कंपलसरी प्रमोशन है इसलिए पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई नहीं होती तो आगे का स्टैंडर्ड भी खराब होता चला जा रहा है। ये एक्चुअली मुद्दा इस बात का नहीं है, बात इम्तिहान तो इस बात का तरीका है कि लड़के ने पढ़ा या नहीं पढ़ा। इम्तिहान अपनी जगह कोई चीज़ है ही नहीं, वो तो ये कि जब हम पढ़ा लेते हैं तो ये सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ हमने जो पढ़ाया था लड़के ने पढ़ लिया, लड़के ने सीख लिया, अब हम एक बार टेस्ट करके और देख लेते हैं। हम इम्तिहान के लिए नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं। तो हमारी पहले क्लास से लेके 8वीं तक कंपलसरी प्रमोशन हो या ना हो, सवाल क्या है कि हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए।
जब लड़का लगातार पहले क्लास में पढ़ेगा, दूसरे में पढ़ेगा, चौथे में पढ़ेगा, पांचवें में पढ़ेगा, तो 8वें तक आते आते उसका तो अच्छा खासा स्टैंडर्ड हो ही जाएगा। तो क्वालिटी एजुकेशन मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि भाई 1 महीने में दूसरे, जैसे हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे, आप लोगों के भी नौजवान लोग हैं वो अपने बच्चों को देखते होंगे कि भाई बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको दोबारा पढ़ाओ, सिखाओ। ये थोड़ी इसलिए साहब हम कंपलसरी प्रमोशन करेंगे इसलिए टीचर पढ़ाता ही नहीं है, जो पढ़ाता नहीं है प्रमोट कर देता है, तो टीचर को सजा मिलना चाहिए। किसी बार जाके इंस्पेक्ट करें, लड़कों से सवाल पूछें, अगर लड़का उस क्लास के स्टैंडर्ड के मुताबिक जवाब नहीं देता तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की बनती है। कुल मिला के मॉनिटरिंग एक बड़ा मसला फिर से। अग्निहोत्री जी आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा था आस्था कि जनरल प्रमोशन जहाँ तक ये ट्रेंड बहुत गलत है, और हम पुराने जितने लोग हैं सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तब हुआ करती थी और उससे पढ़कर ही लोग जो IAS, IPS और दूसरी सेवाओं में जाते थे। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन जो अब ट्रेंड बदला है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जिस तरह से और दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है और उनके ऊपर जिम्मेदारियां तय नहीं की जाती, तो ये एक बहुत बड़ा खामी है। और जहां आज के जो 10वीं बोर्ड के स्कूल के रिजल्ट की यदि आप थोड़ी सी समीक्षा करें तो उसमें जो पास श्रेणी है वो बहुत कम बच्चे हैं, 2000 मात्र बच्चे हैं जो पास हुए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा श्रेणी है वो थर्ड उसके श्रेणी के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। तो जो सेकंड डिवीजन पास हुए हैं वो उससे कम है, और फिर फर्स्ट डिवीजन पास होने वाले उससे भी कम है। तो देखिए लोग जो है जब तक छात्र खुद अपना रुचि लेकर के नहीं पढ़ेगा, और जो ग्रॉस रूट टेबल है जहाँ नीचे से शुरू झाड़ू, तो किस तरह से सरकार चाहिए कि उनके स्कूलों के रिजल्ट 8वीं के बाद 9वीं के बाद सुधरे, जब आपका नीचे जड़ ही जो है वो कमजोर है। तो चलिए, तो नींव कहीं ना कहीं कमजोर लग रही है, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। हमारे एक दर्शक है रतलाम से, योगेंद्र, कुछ कहना चाहते हैं। योगेंद्र, अपना सवाल पूछें। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है कि जो पास में जो मतलब जो जिले के पास में जो रहते हैं वो व्यक्ति उसके अंदर उनकी पोस्टिंग है पास में रहती है, बाकी जो सुदूर गांव में जो शिक्षक होते हैं क्या वहाँ पे 50 बच्चे भी हैं तो वहाँ पे एक ही शिक्षक है, और जो आस में पास जो जैसे जो शहरी क्षेत्र से पास में है क्या वहाँ पे अगर 5 बच्चे हैं तो भी 5 शिक्षक होंगे, वहाँ पर 4 शिक्षक है। हाँ, कुल मिलाकर जो बांटा गया है शिक्षकों को वो सही नहीं है। नियमितीकरण तो एक बड़ा मसला है ही, शिक्षकों की कमी, और इस तरह से जो बांटा गया है शिक्षकों का डिस्ट्रीब्यूशन शायद कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। अच्छा सवाल है, इस सवाल पर हम जवाब लेंगे, लेकिन इस वक्त सिंह साहब आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या बुनियादी सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में मैसर नहीं है, ये एक बड़ा कारण है? सबसे पहले आपके एक दर्शक अंकित जी ने जो प्रश्न उठाया था मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, फिर मैं आपकी बातों पर आता हूँ जी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के जमाने की पढ़ाई की तुलना की थी। मैं उन्हें बता देना चाहूंगा कि आज भी प्रोफेशनल एजुकेशन और हायर एजुकेशन में जो सिस्टम कांग्रेस ने बनाया है उसका मुकाबला कोई भी प्राइवेट संस्था इस देश में आज तक नहीं कर सकी है। IIT से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट हो तो आप बता दें, NIT से बड़ा कोई संस्थान हो तो आप बता दें, IMA से बड़ा कोई संस्थान हो तो आप बता दें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से बड़ा कोई संस्थान हो तो आप बता दें, और केंद्रीय विद्यालय से अच्छा कोई स्कूल हो तो आप बता दें। सवाल इस बात का है कि आपकी नीयत क्या है। इस सरकार की नीयत पूंजीपतियों को बढ़ावा देना है और आम आदमी की कमर तोड़ना है। दूसरा सवाल आपका जो है, मैं आपके प्रश्न पे आता हूं कि जब तक बुनियाद मजबूत न हो आप अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। अग्निहोत्री साहब ने बहुत अच्छी बात की कि पहले सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती थी और लोग सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजों से पढ़कर ही IAS और IPS बनते थे। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आज कम से कम जो IAS पदस्थ हैं, मैं 2-4-5 को तो नाम से जानता हूं, जो सरकारी स्कूलों में पढ़े, सरकारी कॉलेज में पढ़े और आज IAS और IPS बने हैं। स्कूलों में क्षमता है, कॉलेजों में क्षमता है, शिक्षकों में क्षमता है, छात्रों में भी क्षमता है। सवाल इस बात का है कि सरकार की इच्छा शक्ति कितनी है, सरकार का विल पावर कितना है, सरकार का फोकस कहाँ है। जिस सरकार का फोकस सिर्फ उद्योगों पर हो, जिस सरकार का फोकस सिर्फ माइनिंग पे हो, वो सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कभी अच्छा काम नहीं करेगी। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल एक बोर्ड है, आप यहाँ आके देखिए,
जो लोग भी थोड़े से सक्षम है, चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे नेता हो, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, वो सीएसईबी बोर्ड के स्कूलों में पढ़ाते हैं। आज सरकार एक नियम बना दे कि जितने नौकरशाह हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। मैं दावा करता हूं आस्था जी आपके चैनल में कि आने वाले 1 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। मतलब आपका ये मानना है कि जो अधिकारी है, नेता है, वो अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा? मैं इस पर कुछ अर्ज करूं? देखिए, एक बड़ी डिमांड आपके पास आ रहे हैं, लेकिन पहले सिंह साहब का जवाब ले लेते हैं। जी, यदि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, सरकारी अधिकारियों के बच्चे, राजनेताओं के बच्चे यदि उन स्कूलों में पढ़ेंगे तो उन स्कूलों की मॉनिटरिंग बढ़ जाएगी। सरकार के फोकस के जो क्षेत्र है उसमें स्कूली शिक्षा का क्षेत्र भी शामिल हो जाएगा, और जब मॉनिटरिंग प्रॉपर होगी तो परिणाम बेहतर आएंगे। निजी स्कूल सरकारी स्कूलों से आखिर यदि अलग है तो क्यों अलग है? हमारे शिक्षक, सरकारी शिक्षक जो होते हैं वो हजारों लाखों की तादाद में से चुन के 10, 20, 50 लोग आते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक है वो कौन आता है? यदि कोई शिक्षक कम से कम पैसे में पढ़ाने को तैयार हो जाता है तो उसे चुन लिया जाता है। तो हमारे शिक्षकों में क्षमता है, इस सरकार को क्षमता अपनी बढ़ानी होगी और उस पर फोकस करना होगा। चलिए हैदर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों ने तो वैसे भी एक ऑल इंडिया डिमांड रखी है कि नेबरहुड स्कूल की, कि अपने इलाके के जो भी फैमिली रहती हैं, जो लोग रहते हैं आसपास, वो उसी स्कूल में उनके बच्चे जाएं, चाहे वो अफसर का बेटा हो या बेटी हो या किसी छोटे कम पैसे वाले आदमी की। ये कंसेप्ट बाहर बहुत है नेबरहुड स्कूल का। अमेरिका में ये सिचुएशन है कि एक इलाके के रहने वाले, उनके लिए एक प्राइमरी स्कूल, एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल होता है, और उस लोकेलिटी के रहने वाले अपने तमाम बच्चों को वहीं भेजते हैं। 99% लोग उसी में जाते हैं, और चूंकि पेरेंट्स कंसर्न करते हैं तो पढ़ाते भी टीचर हैं, मैनेजमेंट भी अच्छा है। यहाँ डिमांड एक काफ़ी दिनों से चल रही है। एनसीईआरटी ने भी एक कॉमन स्कूल सिस्टम की डिमांड छापा था उसके बाद, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं, मेरे ख्याल से आसिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। बिल्कुल, तो इम्प्लीमेंटेशन होना, जो योजनाएं बना दी जाती हैं, प्रस्ताव ला दिए जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है उन पर। मॉनिटरिंग एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। अग्निहोत्री जी, इन दोनों ही मसलों को हमने सुना, सिंह साहब को हमने सुना, उनका कहना है कि तमाम तरह की जो बुनियादी सुविधाएं हैं सही है, बच्चों में भी कैपेबिलिटी है, शिक्षक भी केपेबल हैं, उनमें भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, और सरकार ने बजट भी अच्छा दे रखा है, 7,412 करोड़ सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र के लिए सरकार ने बजट आवंटित कर रखा है, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह रही है। आस्था, ये स्थिति जो है तब तक नहीं सुधरेगी जब तक नियत और इच्छा शक्ति नहीं होगी, और ये नियत और इच्छा शक्ति केवल राजनीतिक रूप से चाहिए। ये अफसरों की या नीचे शिक्षकों की नियत और इच्छा शक्ति की बाद जो बात आती है, पहले बात आती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, उनकी नियत नहीं होगी कि उनको शिक्षा पे ध्यान देना है, शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है, तब तक ये स्थितियां बदलने वाली नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की अब बात करें, सिंह साहब ने जैसा कहा कि कांग्रेस के वक्त एजुकेशन का स्तर बेहतर था, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें, देखिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा समय तक राज किया है आस्था जी, और कांग्रेस यदि बुनियाद अच्छी रख करके जाती तो मुझे लगता है बीजेपी भी एक राजनीतिक बात है, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अधिक समय तक इस प्रदेश पर, इस देश पर कांग्रेस ने ही राज किया है, उसने ही नीतियां बनाई हैं, उसने ही नियत तय की है, और उसी डर्रे पर जो है वो अफसरशाही और शिक्षा की, जो भी कहें आप, चलने को मजबूर हुए हैं, और उनकी आदतें बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी आदत उस तरह के सिस्टम में ढल गई है। और दूसरी बात जहां तक रह जाती है नौकरशाह राजनेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में जाने का, तो यही स्थिति शासकीय अस्पतालों की भी है। वहां भी ये कोई भी राजनेता, कोई भी बड़े अफसर के यदि तबीयत खराब हो परिवार में या खुद में, तो वो सरकारी अस्पताल जाना पसंद नहीं करते, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ दौड़ते हैं, क्यों? जबकि सारी अधिकतर सुविधाएं, अधिकतर उपकरण बेहतर से बेहतर शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं, लेकिन चूंकि उसको चलाने वाले लोग नहीं है, इसलिए लोग सरकारी अस्पतालों, शासकीय निजी अस्पतालों पर। आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आपने जो कहा कि सब कुछ बेहतर है, लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। आखिरी सवाल यही है कि क्या विपक्ष में बैठने के नाते, विपक्ष में होने के नाते आप इस मुद्दे को गंभीरता से उठाएंगे? आपसे क्या उम्मीद रखें इस पर? आस्था जी, देखिए, लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाता है उसकी सीमाएं बड़ी सीमित होती हैं। हम विरोध कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार को सुझाव दे सकते हैं,
इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। हम राज्यपाल को ज्ञापन सौंप सकते हैं, प्रधानमंत्री ज्ञापन सौंप सकते हैं, राष्ट्रपति ज्ञापन सौंप सकते हैं। अभी तक तो आपकी पार्टी ने वो सब भी नहीं किया, तो हमें उम्मीद रखें कि विपक्ष में होने के नाते अब आप शिक्षा को मुद्दा बनाएंगे। निश्चित रूप से आस्था जी, हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका पिछले 11 सालों से निभा रहे हैं। आगे भी प्रदेश के हित में जो भी मुद्दे आएंगे, हम बिल्कुल सरकार के सामने सजग प्रहरी की तरह इन मुद्दों को उठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ जुड़े थे एनसीईआरटी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षाविद एसजेड हैदर जी और वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तालीम पर तकरीर आसान है, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार मुश्किल। गुंजाइश बहुत है, अरबों का बजट बेमानी है अगर नतीजे इसकी गवाही न दें। गांव देहातों में बुनियादी सुविधाओं से महरूम सरकारी स्कूलों के नतीजे नाउम्मीदी के बीच उम्मीद जगाते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जनता मांगे जवाब में कल फिर मिलेंगे किसी दहकते सुलगते मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, ये विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। सबके रखे बरोबर ध्यान, अब्बड़ मयारुक हमर सियान। चलो संगी चलो मितान, चौपाल में लगे है लोक सुराज अभियान। हमन तुम्हार गांव घर में आबो, सुख दुख ला गोठियाबो। 13 अप्रैल ले 12 मई तक प्रदेश व्यापी लोक सुराज अभियान में स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के कोनो भी गांव, कोनो भी सरकारी ऑफिस में अचानक पहुंची। आम जनता संग मिल बैठ के सुख दुख गोठियाही। जनता ले मिले सुझाव और समीक्षा ले काम काज में तेजी आही। अधिकारी और जनप्रतिनिधि संग बैठक करके सुराज के अंजोर आखिरी छोर तक पहुंचाए बर बढ़े कदम ले जन जन मा पक्का हो ही लोक सुराज के विश्वास। सबके साथ सबके विकास। भोपाल के होटल में विदेशी महिला के साथ छिड़खानी, नहाने के दौरान वीडियो भी बनाया। शिकायत के बाद मनचला गिरफ्तार। इंदौर पुलिस ने निकाला गुंडों का जुलूस, सड़क पर जम करके भुनाई। बदमाशों ने 3 को चाकू मारकर किया था घायल। ग्वालियर में मिलावट पर शिकंजा, निगम अमले ने जब्त की 100 दरिया मावा। भिंड मुरैना से लाया गया था नकली मावा। शादी में भारी भरकम खर्च पड़ सकता है महंगा, आयकर की टीम रखेगी भव्य शादियों पर नजर। मांगा जाएगा इनकम टैक्स का हिसाब। बिलासपुर में गरीबों के आशियानों पर चला रेलवे का बुलडोजर। 150 झुग्गियां धराशायी। अतिक्रमण की जमीन पर बनना है डीजल लोको जेड। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में अंतागढ़ के आदिवासियों का प्रदर्शन। तीर कमान लेकर सड़कों पर किसान, बीजेपी सरकार का पुतला जलाया। सिर्फ 55% रहा छत्तीसगढ़ हाई स्कूल का रिजल्ट। लड़कियों ने फिर मारी बाजी। मेरिट लिस्ट में 1 से 4 नंबर तक छात्राओं का कब्जा। रीवा में लगेगा विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। शिवराज कैबिनेट का अहम फैसला। 10 प्रस्तावों को भी मिली हरी झंडी।
विज्ञापन पर दिग्विजय सिंह ने एसआईटी को लिखा पत्र। एक्सेल शीट के डाटा में छेड़छाड़ का आरोप। पेनड्राइव का डाटा हाईकोर्ट में पेश करने की मांग। और डिंडोरी के बैगा आदिवासियों में आज भी नुकीली सुइयों से गोदने की परंपरा कायम। रसायन के बजाय जड़ी बूटियों से उकेरी जाती है शरीर पर सुंदर तस्वीर। नमस्कार, रात 9 बजे की बड़ी खबरों के साथ मैं श्रीकांत। सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत भोपाल से, जहां विदेशी लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई। वारदात हनुमान